Good morning, students. Today we will do chapter 3 of civics of 8th class, and we will continuing the chapter. The name of the chapter is Parliamentary Government and the Union Executive. The last topic is left, so we will continue that topic. The topic is we were discussing about the powers of president, and today we will do president rule when there is a breakdown of law and order in a state. देखिए, जब हमारी स्टेट में, किसी भी स्टेट में लॉ को फॉलो नहीं किया जाता है, रूल्स तोड़े जाते हैं, तो प्रेसिडेंट के पास ये पावर होती है कि वो स्टेट के एडमिनिस्ट्रेशन को टेक ओवर कर सकता है, देख सकता है. दिस सिचुएशन इज़ कॉल्ड प्रेसिडेंट्स रूल. और इस सिचुएशन को हम क्या कहते हैं? प्रेसिडेंट रूल. मतलब पूरी तरह से स्टेट में प्रेसिडेंट का रूल है, प्रेसिडेंट के हिसाब से ही सारे काम होंगे. Now, Vice President. The Vice President of India acts as the President in the President's absence. वाइस प्रेसिडेंट, जैसे हमारे स्कूल में प्रिंसिपल के बाद वाइस प्रिंसिपल होते हैं और प्रिंसिपल सर की एब्सेंस में वाइस प्रिंसिपल ही सारे काम को देखते हैं, उसी तरह से प्रेसिडेंट के बाद वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट होती है और जो प्रेसिडेंट की एब्सेंट में सारे काम वो करता है जो प्रेसिडेंट ने करने होते हैं. In case of a death of the president or temporary absence, the vice president takes charge of this honorable post. जब प्रेसिडेंट एब्सेंट होता है या फिर प्रेसिडेंट की किसी कारण से डेथ हो जाती है तो इस पोस्ट का चार्ज वाइस प्रेसिडेंट को कुछ समय के लिए दे दिया जाता है. ही शी इज़ द चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा ऑल्सो. वो राज्यसभा का चेयरमैन भी होता है. जो वाइस प्रेसिडेंट होता है राज्यसभा का चेयरमैन होता है. ये आपके पास क्वेश्चन आ सकता है. हु इज़ द चेयरमैन ऑफ राज्यसभा? वाइस प्रेसिडेंट. She is elected by the elected members of both the houses of the parliament. पार्लियामेंट के जो दोनों हाउस होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा, उसके जो इलेक्टेड मेंबर्स हैं, चूज मेंबर्स हैं, वो ही इसको इलेक्ट करते हैं. वाइस प्रेसिडेंट को उनमें से इलेक्ट किया जाता है. अब वाइस प्रेसिडेंट के लिए क्वालिफिकेशंस क्या क्या होनी चाहिए? फर्स्ट, वो 35 ईयर एज का होना चाहिए. जो प्रेसिडेंट के लिए है वही है अ सिटीज़न ऑफ इंडिया. ये क्वालिफिकेशन हर पॉलिटिक्स में कंपल्सरी होती है कि वो इंडिया का सिटीज़न होना चाहिए. क्वालिफाई टू बी अ मेंबर ऑफ द राज्यसभा. राज्यसभा का मेंबर होने के लिए भी वो क्वालिफाई होना चाहिए. 10 ईयर मतलब टाइम पीरियड. वाइस प्रेसिडेंट का जो टाइम पीरियड है वो बेसिकली 5 ईयर्स का होता है. मैक्सिमम जो टाइम पीरियड होता है गवर्नमेंट का वो 5 ईयर्स है. जस्ट राज्यसभा का जो टाइम पीरियड है वो 6 ईयर्स का है. शी मे रिज़ाइन बाय एड्रेसिंग अ लेटर टू द प्रेसिडेंट. और वो रिज़ाइन कैसे कर सकता है? प्रेसिडेंट को एक लेटर लिखनी होती है उसको प्रेसिडेंट के नाम, रेजिग्नेशन, तो उसके बाद वो रिज़ाइन कर सकता है. और राज्यसभा में रेजोल्यूशन पास करके, एक प्रस्ताव पास करके उसे हटाया भी जा सकता है. मेंबर्स की मेजॉरिटी अगर हो जाती है और लोकसभा भी अगर उसे सपोर्ट करती है तो उसे हटाने के लिए तो वाइस प्रेसिडेंट को हटाया जा सकता है अगर वो ठीक से काम नहीं कर रहा है और लोकसभा के मेंबर्स ने ये सपोर्ट की है कि वो ठीक से काम नहीं करता है. एक तो राज्यसभा में रेजोल्यूशन पास करके उसे रिमूव किया जा सकता है. नाउ प्राइम मिनिस्टर. इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पोस्ट इन आवर इंडिया. द पार्टी दैट विंस द मेजॉरिटी ऑफ सीट्स इन द लोकसभा फॉर्म्स द गवर्नमेंट. जो पार्टी लोकसभा में मेजॉरिटी ले लेती है, जैसे अगर हम वोट कराते हैं जैसे हेड बॉय हेड गर्ल के लिए, तो हेड बॉय कौन चूज़ किया जाएगा? जिसके फेवर में ज़्यादा वोट्स होंगे. तो प्राइम मिनिस्टर का ऐसा ही होता है कि लोकसभा में जिस पार्टी को मेजॉरिटी मिल गई, सबसे ज़्यादा सीट मिल गई, तो वो जो पार्टी है वो गवर्नमेंट बनाती है. द लीडर ऑफ द मेजॉरिटी पार्टी इज़ इन्वाइटेड बाय द प्रेसिडेंट टू फॉर्म द गवर्नमेंट. उस मेजॉरिटी पार्टी के लीडर को प्रेसिडेंट इन्वाइट करता है कि वो गवर्नमेंट बनाए. एंड ही रिसीव्स द डेजिग्नेशन ऑफ प्राइम मिनिस्टर. और उसे प्राइम मिनिस्टर का डेजिग्नेशन, प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट दे दी जाती है. मेजॉरिटी पार्टी का जो लीडर बनेगा उसे प्रेसिडेंट चूज़ करता है एज अ प्राइम मिनिस्टर. द प्राइम मिनिस्टर इज़ द रियल हेड ऑफ द एग्जीक्यूटिव एंड द प्रेसिडेंट एक्ट्स ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर. प्रेसिडेंट जितने भी काम करता है सभी प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस से करता है और जो प्राइम मिनिस्टर होता है वो सभी एग्जीक्यूटिव्स का हेड होता है, रियल हेड. हमने पहले किया था नॉमिनल हेड कौन होता है. स्टेट का जो हेड होता है वो कौन होता है? गवर्नर होता है. और डिफेंस आर्मी का जो लीडर होता है वो प्रेसिडेंट होता है. फंक्शन ऑफ प्राइम मिनिस्टर. प्राइम मिनिस्टर के काम क्या होते हैं? he or she acts as the link between the legislature and the executive and imparts duties both in the executive as well as the legislature. वो लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव दोनों के बीच में लिंक का काम करता है और दोनों के लिए ही उसकी ड्यूटीज़, वो दोनों की ड्यूटीज़ अलग अलग बांट देता है. जो प्राइम मिनिस्टर का काम है दोनों के बीच में लिंक का काम कर रहा है.
Prime Minister and the Council of Ministers. The Prime Minister selects some members of the Parliament टू फॉर्म अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। अब सबसे पहले प्रेसिडेंट ने प्राइम मिनिस्टर को चूज़ किया, उसके बाद प्राइम मिनिस्टर चूज़ करता है पार्लियामेंट के कुछ मेंबर्स, जिसे हम कहते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। ये इलेक्ट तो करता है प्राइम मिनिस्टर, लेकिन दोनों सलाह करके प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर उनको अपॉइंट कर देते हैं। द प्राइम मिनिस्टर एलोकेट्स पोर्टफोलियोज अमंग द मिनिस्टर्स। ही प्रिसाइड्स ओवर द मीटिंग्स ऑफ द कैबिनेट। सारी मीटिंग्स जो कैबिनेट की है वो ऑर्गेनाइज़ करता है। मिनिस्टर्स को सुपरवाइज़ करना, गवर्नमेंट की जितनी भी पॉलिसीज़ हैं उनको कोऑर्डिनेट करना, सबको बताना, ये सब क्या है, प्राइम मिनिस्टर का काम है। प्राइम मिनिस्टर्स रोल इन द पार्लियामेंट में उसका क्या रोल है? एज द लीडर ऑफ द लोकसभा एंड द हेड ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। देखिए, मैंने आपको बताया कि लोकसभा का जो लीडर है वो होता है प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का हेड होता है, एग्जीक्यूटिव हेड होता है। तो प्राइम मिनिस्टर क्या करता है, पार्लियामेंट के डिस्कशन में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ही ऑल्सो एडवाइज द प्रेसिडेंट टू डिज़ोल्व द लोकसभा को अगर डिज़ोल्व करना है, किसी कारण से सहमति नहीं बन रही है, नो कॉन्फिडेंस मोशन है, तो उसके बाद प्रेसिडेंट की एडवाइस को वो प्रेसिडेंट को एडवाइस कर सकता है लोकसभा को डिज़ोल्व करने के लिए। लिंक बिटवीन द प्रेसिडेंट एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। द प्राइम मिनिस्टर एक्ट्स एज अ लिंक बिटवीन द प्रेसिडेंट एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। प्रेसिडेंट और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के बीच में भी लिंक का काम करता है। सारे डिसीजंस जो हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के, वो प्रेसिडेंट को कम्युनिकेट करता है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, द फॉर्मल हेड ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इज़ द प्राइम मिनिस्टर। ये मैंने आपको पहले बताया कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का जो हेड होता है वो प्राइम मिनिस्टर होता है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एड्स एंड हेल्प्स द प्रेसिडेंट इन कैरिंग आउट इट्स फंक्शन। जैसे जो स्कूल में है प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल आगे अपने टीचर्स रख लेते हैं काम करने के लिए, और आगे उनके 4 क्लास जो लेबर है वो भी होती है हेल्प करने के लिए। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो हैं, जो प्रेसिडेंट को हेल्प करने के लिए उसके काम में जो भी फंक्शंस उसे करने होते हैं उसके काम में हेल्प करते हैं और एडवाइस करते हैं। क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए इसके लिए? पर्सन मस्ट बी अ मेंबर ऑफ आइदर ऑफ द 2 हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट। पार्लियामेंट के दोनों हाउसेज में से किसी का मेंबर होना ज़रूरी है। In case he she is not a member of parliament, he she must acquire membership of either of the 2 houses of the parliament। अगर वो मेंबर नहीं है पार्लियामेंट का तो उसे दोनों हाउसेज में से किसी का भी मेंबर 6 महीने के अंदर अंदर मेंबरशिप लेनी होगी, अदरवाइज ही कैन नॉट बी अ मेंबर ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। तो सबसे पहले क्या कंडीशन है कि दोनों हाउसेज में से किसी का मेंबर होना चाहिए पार्लियामेंट के दोनों हाउसेज में से, और अगर नहीं है तो 6 महीने के अंदर अंदर मेंबरशिप एक्वायर करनी होगी। Categories of ministers. The Council of Ministers consist of 3 categories of ministers. Council of Ministers में 3 टाइप के मिनिस्टर्स आ सकते हैं। कैबिनेट मिनिस्टर्स, मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट, डिप्यूटी मिनिस्टर। कैबिनेट मिनिस्टर who hold charge of different portfolios और डिपार्टमेंट्स ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट लाइक डिफेंस, फाइनेंस, इंडस्ट्री। जो गवर्नमेंट के, सेंट्रल गवर्नमेंट के अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं, अलग अलग चार्ज उनको दे दिया जाता है, वो क्या होते हैं? कैबिनेट मिनिस्टर, जैसे डिफेंस, फाइनेंस, इंडस्ट्री। सेकेंड लेवल है मिनिस्टर ऑफ स्टेट। सेकेंड लेवल जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का होता है वो है मिनिस्टर ऑफ स्टेट। स्टेट के लिए जो काम करते हैं वो है मिनिस्टर ऑफ स्टेट। थर्ड कैटेगरी है डिप्यूटी मिनिस्टर हु असिस्ट द कैबिनेट मिनिस्टर। कैबिनेट मिनिस्टर को जो हेल्प करते हैं और मिनिस्टर ऑफ स्टेट दोनों को जो हेल्प करते हैं वो है डिप्यूटी मिनिस्टर्स। जैसे हमारी जो एक्टिविटीज़ होती हैं ऑक्यूपेशन की, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्टियरी सर्विसेज, तो जो टर्टियरी सर्विस हैं जो हेल्प के लिए होती हैं, उस तरह से जो कैबिनेट मिनिस्टर और मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स की हेल्प के लिए कौन है? डिप्टी मिनिस्टर्स। कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो एक साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो किसकी है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स वर्क एज अ टीम एंड देयरफॉर ऑल द मिनिस्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर फॉर द डिसीजन टेकन बाय द काउंसिल। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो होते हैं वो एक टीम की तरह काम करते हैं और लेजिस्लेचर के लिए पूरी तरह से रिस्पॉन्सिबल होते हैं कि जो भी डिसीजन काउंसिल ने लिए हैं वो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल रहेंगे। अगर इन फ्यूचर कोई गलती हो जाती है तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी ही बनती है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की, सभी मिनिस्टर्स की। कोई ऐसे नहीं कह सकता कि मैंने ये डिसीज़न नहीं लिया था या मैंने ये डिसीज़न नहीं लिया था, कलेक्टिवली उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। If a vote of no confidence is passed by the Lok Sabha against any member of the council, then the entire council of minister has to resign। देखिए, अगर लोकसभा के किसी मेंबर के खिलाफ लोकसभा ने कोई नो कॉन्फिडेंस वोट का जो पास किया है, नो कॉन्फिडेंस वोट किसी भी मेंबर के खिलाफ, तो पूरी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को रिज़ाइन करना पड़ता है। दिस इज़ नोन एज कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबिलिटी। कलेक्टिव मतलब इकट्ठे एक साथ वो हर काम के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं।
Now functions. What are the functions of Council of Ministers? They actually takes all the executive decision. जितने भी executive decision हैं वो सारे वही लेते हैं. बजट को पास करना, लेजिस्लेचर ने जो लॉज बनाए हैं उसको स्टार्ट करना, जो कंट्री का एडमिनिस्ट्रेशन है वो सारा देखना कि ऑफिस में क्या है, क्या काम होना चाहिए, कौन सी पॉलिसी बनाई जानी चाहिए, ये सारा किसका काम है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का. इसके लिए वो प्रेसिडेंट को, प्राइम मिनिस्टर को एडवाइस भी करते हैं. Now civil services. The decisions that are taken by the Council of Ministers are executed through the permanent executive called the civil services. जो डिसीजन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स लेते हैं उसके बाद उनको एग्जीक्यूट कौन करता है? परमानेंट एग्जीक्यूटिव, और उसे हम कहते हैं सिविल सर्विसेज. सिविल सर्विसेज कंसिस्ट ऑफ ब्यूरोक्रेट्स हु रन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अ कंट्री. ऐसे ब्यूरोक्रेट्स जो कि पूरे देश को चलाते हैं. द मिनिस्टर्स कम टू पावर थ्रू अ पॉलिटिकल मैंडेट एंड चेंज आफ्टर एवरी इलेक्शन. हर इलेक्शन के बाद जो ये मिनिस्टर्स पावर में आते हैं और चेंज करते हैं. पॉलिसीज़ बनाना इनका काम है, पर एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन करना, उन डिसीजंस को आगे बढ़ाना वो सिविल सर्वेंट्स का काम है. पॉलिसी कौन बनाएगा? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स. उनको अप्लाई कौन करेगा, इफेक्ट में कौन लाएगा? सिविल सर्वेंट्स. दे आर द ऑफिशियल्स वर्किंग अंडर वेरियस डिपार्टमेंट्स. वो ऐसे ऑफिसर्स होते हैं जो अलग अलग डिपार्टमेंट में काम करते हैं, आर्म्ड फोर्स के अलावा, आर्मी के अलावा. दी सर्विस एग्जिस्ट बोथ एट द सेंट्रल लेवल पे भी हो सकती है और स्टेट लेवल पर भी हो सकती है. तो इसमें कौन कौन से आते हैं सिविल सर्विसेज में? IAS, IPS और IFS. इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, इंडियन पुलिस सर्विस, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, ये इसमें इंक्लूड की जाती है सिविल सर्विस में. सिलेक्शन ऑफ सिविल सर्वेंट्स. अब सिविल सर्वेंट्स का सिलेक्शन कैसे होता है? देखिए एग्जाम्स होते हैं बहुत सारे इसके लिए. सिलेक्शन ऑफ सिविल सर्वेंट इज़ डन एट द सेंट्रल लेवल थ्रू एन इंडिपेंडेंट बॉडी कॉल्ड द यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन. UPSC के फॉर्म्स निकलते हैं तो उनको जो फिल करते हैं उसको पास आउट कर लेते हैं, उसके बाद उनका सिलेक्शन होता है. सेंट्रल लेवल पे एग्ज़ाम होता है. कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस आर कंडक्टेड फॉर द सिलेक्शन ऑफ सिविल सर्वेंट्स. बहुत ज़्यादा टफ एग्ज़ाम होता है तो इसके लिए बच्चों को प्रिपेयर करना पड़ता है. द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट्स द चेयरमैन एंड मेंबर ऑफ UPSC. डायरेक्टली प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करता है चेयरमैन को भी और UPSC के मेंबर्स को भी. सम ऑफ द IAS ऑफिसर्स आर प्लेस्ड इन ईच स्टेट. कई बार कुछ IAS ऑफिसर जो होते हैं हर स्टेट में अपॉइंट किए जाते हैं. बाकी जो सिविल सर्वेंट्स है वो स्टेट के जो सिविल सर्वेंट है वो स्टेट अपने आप सेलेक्ट करती है. हियरार्की. द हाईएस्ट रैंकिंग सिविल सर्वेंट इन द कंट्री इज़ द कैबिनेट सेक्रेटरी. सबसे बड़ा जो रैंकिंग सिविल सर्वेंट है वो कौन सी है? कैबिनेट सेक्रेटरी. अंडर हिम देयर आर सेक्रेटरीज हु हैड द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ईच मिनिस्ट्री. हर मिनिस्ट्री के जो एडमिनिस्ट्रेशन को देखता है उसके नीचे ही होते हैं सारे, कैबिनेट सेक्रेटरी के नीचे. सबसे जो मेन ऊपर है वो कैबिनेट सेक्रेटरी है, उसके नीचे दूसरे सेक्रेटरीज होते हैं जो मिनिस्ट्री को देखते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन को देखते हैं. और उसके और आगे वो आगे सेक्रेटरीज में और फर्दर डिवाइड हो जाते हैं. फंक्शंस. द सिविल सर्वेंट्स टेक केयर ऑफ द डे टू डे एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क इन देयर रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट. जो जो उनको डिपार्टमेंट दिया गया है वो सारा एडमिनिस्ट्रेशन देखते हैं सिविल सर्वेंट्स, उसका डेली का. दे आर द वंस हु कैरी आउट द पॉलिसीज़ ऑफ द गवर्नमेंट. वही जो अकेले होते हैं जो पूरे गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ को कैरी आउट करते हैं, फॉलो करते हैं, उनको इफेक्ट में लाते हैं. दे आर द बैकबोन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन. जो उनके डिपार्टमेंट की बैकबोन एडमिनिस्ट्रेशन है उसकी पूरी स्ट्रॉन्ग बैकबोन जैसे होती है, हमारी बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है, उसके बिना बॉडी काम नहीं कर सकती है. इस तरीके से जो सिविल सर्वेंट्स हैं उनके बिना एडमिनिस्ट्रेशन उनके डिपार्टमेंट का नहीं चल सकता है. हैंस द एफिशिएंसी ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन डिपेंड्स ऑन द एफिशिएंसी ऑफ सिविल सर्वेंट्स. इसीलिए एडमिनिस्ट्रेशन की एफिशिएंसी किस पे डिपेंड है? सिविल सर्वेंट्स की एफिशिएंसी पर. अगर वो अच्छे हैं तो एडमिनिस्ट्रेशन भी उनका अच्छे से चलेगा. तो जो सिविल सर्वेंट्स हैं हमारे देश के लिए बहुत इंपॉर्टेंट काम करते हैं और इसके लिए एग्ज़ामिनेशंस, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हेल्ड किए जाते हैं. तो ये चैप्टर आज कंप्लीट होता है. तो आपने इस चैप्टर को ध्यान से पढ़ना है और इसके लिए रिकैप्चुलेशन करनी है. ये रिकैप जो है ये पढ़ना है, की टर्म सारी पढ़नी है और उसके बाद जब आपकी क्लास होगी तो मैं आपसे क्वेश्चंस पुट करूँगी इस चैप्टर में से. थैंक यू. दिस चैप्टर इज़ कंप्लीट नाउ.